तो चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो हम AC वर्मा का जो पार्ट 1 है किताब में जो लिखा हुआ है वो बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम जनरल टॉपिक्स होगा जो सिलेबस में हमारा दिया हो वो भी पढ़ेंगे और इसको पढ़ लेंगे ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए और थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि ये किताब है, ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, इसको पढ़ लेना बहुत बड़ा उपलब्धि होगा और इसमें जो दिए गया न्यूमेरिकल है उसको बना लेना भी बहुत उपलब्धि होगा। इस बुक को पढ़ने के लिए लोग कोटा जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग में, आकाश हुआ, नारायणा हुआ, बांसल हुआ, मोशन हुआ, एलेन हुआ और बहुत सारा कोचिंग है जिसको ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ का टीचर इस बुक को ज़रूर फॉलो करते हैं। तो मेरा भी प्रयास रहेगा जो मैग्नेटिक फील्ड जो AC वर्मा का किताब में जो दिया हुआ 3-4 टॉपिक्स, पहला टॉपिक से मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा टॉपिक से आपको मैग्नेटिक के फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर, तीसरा है टॉर्क। तो ये 2-3 टॉपिक्स को हम बढ़िया से पढ़ेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो जहाँ भी है तो मैग्नेट के द्वारा तो प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ है। मैग्नेट का एक राउंड में एक रीजन जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसका प्रभाव को चेक कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि करंट के चलते, मूविंग चार्ज के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा, मैग्नेट के बारे में नहीं। मैग्नेट माने जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम चर्चा करेंगे जो करंट फ्लो करेगा तो उसके राउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो उस सारी चीज़ों को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो इसको जानने के पहले एक करंट कैरिंग वायर लेता हूँ जिससे करंट I फ्लो कर रहा है। इसके सराउंडिंग में, इसके नियर अबाउट एक पॉइंट P है जहाँ पर +Q चार्ज रखा हुआ है। अब क्या है ना, तो जब चार्ज फ्लो करता है उसके जस्ट नियर में एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो देखते हैं इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऑलरेडी यू नो व्हेन एवर करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस सराउंडिंग इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन इस पर फोर्स नहीं लग रहा। यदि फोर्स लगता तो ये डिस्प्लेस होता, ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या मतलब है? तो चलिए, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो बहुत ही कम वीक फोर्स लगा रहा है जिस पर इसका प्रभाव को हम, इसके इन्फ्लुएंस को, इसका इफेक्ट को इस पर हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एप्रिसिएबल फोर्स नहीं लगा रहा। तो क्यों नहीं लगा रहा है इसकी चर्चा करते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू ए वायर, पासेज थ्रू ए कंडक्टर, जो भी लिखें, थ्रू ए कंडक्टर, then electric field produces around it। अब इसकी क्या ताकत है इलेक्ट्रिक फील्ड का? अब क्या है ना, एक करंट एलिमेंट लिया, क्या ये कितना लेंथ का, DL लेंथ का। तो देखता हूँ जो इसमें नंबर ऑफ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक करंट एलिमेंट में कितना है, करंट एलिमेंट हैज N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन N क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दोनों लगभग बराबर होगा। तो ये Q1 क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो NE हो जाएगा। इसके चलते चार्ज क्या हो जाएगा,
ये भी एन ई हो जाएगा प्लस में। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। टोटल चार्ज जीरो, तो यहाँ पे फील्ड भी जीरो, लेकिन फील्ड जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब चार्ज जब फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, तो ये ज्यूम किया जाता है, ऐसा होता है कि चार्ज जो इसकी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है ना? इट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट हैज ए स्मॉल सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, जिसके चलते दैट्स वाई क्या होता है, जिसके चलते दैट्स वाई एन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? प्रोड्यूसेस सराउंडिंग इट चाहे अराउंड इट। दिस फील्ड इज वीक, इज वेरी वीक लिख सकते हैं, इज वीक चाहे वीके रहने दीजिए। सो इट कैनॉट exert appreciable force on प्लस क्यू चार्ज। बात ये समझ में आ गई? जब ये रेस्ट में है तो इस पर फोर्स लग रहा है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके चलते जो थोड़ा सा फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो ये क्यू चार्ज पर कितना छोटा फोर्स लगा रहा है, जो एप्रिसिएबल नहीं है, वो डिक्टेबल नहीं है, उसको पता नहीं लगा, उसका प्रभाव यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, दूसरी कंडीशंस क्या है? जब इस चार्ज को हम फ्लो करा देते हैं, मूव कराते हैं, इस चार्ज को मोशन देते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं पैरेलल टू द वायर। ये वायर को लंबा चौड़ा बनाए थे ताकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को दिखा सके। अब चलिए दूसरी कंडीशंस क्या है, इसको मिटा दें। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जो चार्ज रेस्ट में है तो करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, बहुत कमज़ोर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जिसके चलते उसकी प्रभाव उस पर हम नहीं देख पाए। अब क्या है ना, मैं चार्ज को थोड़ा सा चार्ज को प्रोजेक्ट कर देता हूँ, चार्ज को थ्रो कर देता हूँ। किस कंडीशन में? तो पैरेलल टू द वायर। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी प्रभाव को हम चेक करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये तो फिजिक्स जो है एक्टिविटी बेस्ड होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है, तो एक्टिविटी को चेक करता हूँ। अब क्या है, ये वायर है और यहाँ पर P पर कोई चार्ज था, प्लस चार्ज था, माइनस चार्ज भी रखा जा सकता था। तो प्लस चार्ज के साथ जो बिहेवियर करेगा, माइनस चार्ज के साथ जस्ट उसकी अपोजिट बिहेवियर करेगा। तो चलिए, अब हमने इसकी वेलोसिटी दिया, क्या वेलोसिटी दिया? तो v वेलोसिटी दिया, चार्ज को फेंक दिया इस वायर के पैरेलल फेंका। तो देखता हूँ ये चार्ज क्या होता है, ये वायर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये चार्ज इधर जा रही है, अट्रैक्ट होता है टुवार्ड्स द वायर। कैसा चार्ज है? तो प्लस चार्ज है। यदि माइनस चार्ज होता तो क्या होता? तो दूर जाता। तो करंट कैरिंग वायर एक चार्ज जो उसके पैरेलल फेंका गया है उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या इसका निष्कर्ष निकला? तो आपको मालूम होगा, आप इतना समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है, चार्ज रेस्ट में रहेगा तो भी वही लगता है, अब मोशन में रहेगा तो भी वही फोर्स लगेगा, माने उसकी मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा। नहीं तो आप रेस्ट में हैं तो फोर्स लगा तो अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा था, मोशन में है तो उतना ही फोर्स लग रहा है तो भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, कि फोर्स की वैल्यू घट बढ़ नहीं रही है, मैग्नीट्यूड उतना है। तो इसका मतलब ये अट्रैक्ट करने वाला फोर्स कोई दूसरा फोर्स है, और ऐसा फोर्स है जो दिख नहीं रहा है, इनविजिबल फोर्स है। तो कोई ना कोई फील्ड जो प्रोड्यूस होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, ये जब फोर्स लगाता है तो ये दिखने वाला फोर्स नहीं होता है,
इनविजिबल फोर्स होता है। तो यानी कोई ना कोई फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ होगा जो हमको दिख नहीं रहा है, इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस फील्ड को क्या कहेंगे और उस फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसका क्या कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो जब चार्ज को हम वेलोसिटी दिए पैरेलल टू द वायर, यहाँ लिख देते हैं व्हेन द चार्ज, कैसा चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज, द चार्ज प्लस क्यू चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू द कंडक्टिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। अब क्या होता है, करंट कैरिंग वायर का पैर फेंका तो इट इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द वायर। इस एक्टिविटी में मैंने देखा द क्यू चार्ज क्या होता है, इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द वायर, दिस shows ए फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। कोई ना कोई फील्ड है प्रोड्यूस हुआ है जो इस पर फोर्स लगा रहा है, इनविजिबल फोर्स लगा रहा है, दिख नहीं रहा। तो कोई ना फील्ड ना होगा, जहाँ फील्ड प्रोड्यूस होता है वो फील्ड जो फोर्स लगाता है वो दिखने वाला नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो दिखेगा नहीं कि कहाँ कौन फोर्स लगा रहा है, उसका प्रभाव दिखेगा लेकिन फोर्स लगाने वाला नहीं दिखेगा। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा तो दिखता है क्या, अर्थ कोई चीज़ से को खींचते तो देखते खींच रहा है नहीं। तो उसी तरह से ये कोई फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसको खींच रहा है तो टुवार्ड द वायर। अब इसका नाम दिया गया दिस फील्ड, द करंट कैरिंग वायर क्यू इज अट्रैक्टेड टुवार्ड द वायर, दिस shows another मतलब दूसरा, another field is developed around the wire which क्या कर रहा है, which exerts force on the प्लस क्यू चार्ज, तो दिस फील्ड, इस फील्ड को क्या नाम दिया गया, दिस फील्ड इज नॉन एज, क्या नाम दिया गया, क्या नाम से जाना जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड। and this force is known as magnetic force। ठीक है, तो इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहा गया और इसको मैग्नेटिक फोर्स कहा गया। अब हम आगे की बात करेंगे। तो चलो, ये मूविंग चार्ज को जो फील्ड अट्रैक्ट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड है और जो फोर्स लगा रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स है। तो अब क्या है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो चलो आगे बात करते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, ये तो हमारा अभी आ गया जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आया वो आपको बता दिया। तो मूविंग चार्ज करंट के सराउंडिंग में यदि मूविंग चार्ज है उस पर फोर्स लग रहा है, जिस फील्ड के चलते वो मैग्नेटिक फील्ड है और जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स है। इतना बात तो आपको समझ में आ गई। अब आगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम दूसरी बात जानने की कोशिश करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब क्या है, इसको देखते हैं और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इंक इसको डाल देते हैं ताकि हमारा अक्षर जो है राइटिंग थोड़ा सा क्लियर विजिबल दिखे आप लोग के लिए। तो जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी नाम के साथ, गायत्री मंत्र के साथ मैं इस काम को शुरुआत करता हूँ। तो चलिए ये आगे की बात। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको सोचने की बात आती है। तो एक करंट कैरिंग वायर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जो प्लस पॉइंट P है, यहाँ से चार्ज को हम डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, जितने पॉसिबल डायरेक्शन है। तो एक डायरेक्शन ये हुआ तो फोर्स लग रहा है, एक डायरेक्शन ये है तो फोर्स लग रहा है, इधर है तो फोर्स लग रहा है। खाली प्लेन में नहीं, चारों तरफ फोर्स लगाएंगे। तो एक ऐसा डायरेक्शन आया, उस डायरेक्शन में यदि हम क्यू चार्ज को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो डायरेक्शन along which the plus charge is projected, then it क्या करता है, does not experience any force। कैसा फोर्स? एनी मैग्नेटिक फोर्स। this line shows the direction of magnetic field। अब क्या है ना, यहाँ पर एक लाइन की बात आ रही, तो लाइन के दो डायरेक्शन होता है, यहाँ भी निकली, हम इसको डिफाइन नहीं कर पाए हैं। अब कह रहे हैं द डायरेक्शन along which the q charge is projected, then it does not experience any magnetic force। अब ये चार्ज को हम जब फेंके किसी डायरेक्शन में, पैरेलल फेंके तो फोर्स लग रहा है, दूसरे डायरेक्शन में करें तो फोर्स लग रहा है। तो एक डायरेक्शन ऐसा मिला जिसमें फेंके तो फोर्स नहीं लगा। तो उस लाइन ऑफ एक्शन को, जिस लाइन में हमने फेंका कोई फोर्स नहीं लगा, उसको क्या मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन के तो दो डायरेक्शन होते हैं। एक डायरेक्शन लाइन जब हम किसी लाइन में फेंके, जैसे इधर फेंका फोर्स नहीं लगा, मान लेते हैं यहाँ पर फेंका फोर्स नहीं लगा, तो इस लाइन के दो डायरेक्शन हो गए, एक इधर एक आगे एक पीछे। तो कौन सा डायरेक्शन होगा, आगे वाला कि पीछे वाला, तो उसकी बाद में हम कंक्लूजन निकाल लिए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ें। अब क्या है, द डायरेक्शन along which the q charge is projected, then it does not experience any magnetic force। this line shows the direction of magnetic field। अब इस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड मान लिया गया। अब इस फिगर को हटाते हैं और आगे की बात को हम आपको समझाते हैं। मान लिया ये ए लाइन है जिसमें कोई फोर्स नहीं लगा, ठीक है, और इस लाइन में ये लाइन मान लिया और चार्ज को यहाँ से फेंका, पी से यहाँ से फेंका, इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी दिया, तो एंगल कितना हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। क्योंकि जिधर हमने चार्ज को फेंक रहा हूँ उधर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये वेलोसिटी फील्ड का डायरेक्शन हो गया, लाइन हुआ। इसके तरफ चार्ज को फेंक रहा हूँ तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा 0। क्या है, एंगल बिटवीन ए मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज ना, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना जी। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, और भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ
चार्ज हो गया। तो देखा जी दोनों के बीच में यदि सेम लाइन में फेंक रहे हैं तो कोई फोर्स नहीं लगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा, इसी को तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माना है, तो ठीक है। अब क्या है, यदि हम इस B और इसको ये V और ये B के बीच में थीटा एंगल बनाता हूँ, तो जो फोर्स लग रहा है वो थीटा के हिसाब से लग रहा है। यानी जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा, यानी वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। थीटा बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। और इससे मालूम हो गया जे B और V के बीच में एंगल क्या होना चाहिए। ये आपको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन आपको दिखा देगा और एक चीज़ दे देगा जे हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो V और V साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी V बढ़ा और साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ा तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला बात हम तो साइन थीटा का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ। अब आगे चलते हैं तो और क्या मिलता है। अब देखते हैं चार्ज ज़्यादा लेते हैं तो भी फोर्स ज़्यादा लगता है। चार्ज ज़्यादा, चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, FB जो है ना, FB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। तो दो बातें आया तो हम दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, FB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V साइन थीटा, ये चीज़ आ गया। अब देखा जो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, देखो V है, ये है B। अब क्या है, जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है ना वो V के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। तो FB को दिखा रहा है FB परपेंडिकुलर टू V, FB परपेंडिकुलर टू B, ये भी कंक्लूजन आया। तो कंक्लूजन नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 2 ये क्या शो करता है, ये शो करता है, ये दोनों कंक्लूजन से हमको निकलता है कि FB जो होगा ना वो क्या होगा, V क्रॉस B होगा, या Q लगा देता हूँ, Q V क्रॉस B होगा। इससे कंक्लूजन निकला जो हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो V के भी परपेंडिकुलर है, यानी ऐसे कर रहा हो तो ऐसे आ रहा है, इस V और B के प्लेन का परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ये कंक्लूजन नंबर 2 का कंक्लूजन नंबर 1 ये बताता है FB इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब देखिए, अब इसको तोड़िए तो क्या आता है, AB Q V B साइन थीटा, और N परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड लेते हो तो एक V और B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, थीटा पर भी डिपेंड करेगा। तो ये हमारा कंक्लूजन आ गया, ये मैग्नेटिक फोर्स का हमारा डायरेक्शन भी आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट कैरिंग वायर के क्या होगा, यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन क्या होगा, जो जिस डायरेक्शन में हम चार्ज को थ्रो करें उस पर कोई फोर्स नहीं लगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाला, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब इसको और क्या लिख सकता हूँ, और आगे बढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन की तो चर्चा कर लिए, डायरेक्शन के लिए तो एक्सप्रेशन नहीं निकलेगा ना, उसके लिए तो हम वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे, तो वर्ड में एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ एक्सप्रेशन आ गया, तो चलिए यदि इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो FB बराबर क्या हो गया, Q V B साइन थीटा। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकालना है, SI यूनिट निकालना है। SI यूनिट, चाहे यूनिट निकालता हूँ, बहुत सारा यूनिट होगा, यूनिट ऑफ B, तो क्या होगा, B बराबर होगा FB बटा क्या होगा, Q V साइन थीटा, ये ना होगा। अब चलिए साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, क्या कि ये दो सेम चीज़ का रेशियो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H, परपेंडिकुलर और H दोनों डिस्टेंस है, दोनों का यूनिट तो मीटर कट जाएगा।
तो इसको हटा भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, ये बी मतलब न्यूटन, फोर्स, चार्ज क्यू मतलब चार्ज कूलॉम, और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। इसको क्या लिख सकता हूँ, यूनिट, एसआई यूनिट लिख देता हूँ, एसआई यूनिट ऑफ बी। अब क्या होगा, न्यूटन कूलॉम पर सेकेंड मीटर, ये लिख दिया। तो न्यूटन एम्पियर मीटर, ये हो गया। तो चलिए, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये आपका ऐसा यूनिट हो गया। ये बहुत बड़ा यूनिट होता है जिसको टेस्ला कहते हैं, इसका मतलब टेस्ला हो गया। तो एक यूनिट हो गया। अब सीजीएस यूनिट में इसको गॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीजीएस यूनिट में इसको गॉस लिया जाता है। तो चलिए, गॉस को हम देखते हैं, गॉस क्या है और इस किस तरह से रिलेटेड है। तो गॉस, अब इसको कन्वर्सन नहीं पढ़ेंगे, कन्वर्सन इसमें बुक में नहीं भी दिया हुआ है, और तो उसको छोड़ देते हैं। तो क्या है ना, 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये हो गया, न्यूटन बटा एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये हो गया, जिसको हम करेंगे 10 का पावर 4 गॉस, ये गॉस कहेंगे, GAUSS, ये सीजीएस यूनिट है। अब क्या है ना, एक आप पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिक फ्लक्स आप पढ़ेंगे तो एक फार्मूला आएगा, फाई इक्वल टू बी ए। फाई इक्वल टू क्या आएगा, बी ए। आप पढ़ेंगे, अभी नहीं आएगा, लेकिन ये फार्मूला आप समझ जाओगे तो इसको भी निकाल जाओगे। तो बी बराबर क्या होगा, फाई बाई ए। फ्लक्स का यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला एसआई यूनिट हो गया। एसआई यूनिट ये भी हो गया, एसआई यूनिट ऑफ बी। तो आप 3 यूनिट का आपने जान लिया, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और गॉस, 1 टेस्ला बराबर 10 का पावर 4 गॉस। तो मैं समझता हूँ जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स का जो टॉपिक्स है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम बनाएंगे ताकि इसका एप्लीकेशन भी हमको समझ में आ जाए। तो आप ध्यान रखोगे, और जस्ट हम न्यूमेरिकल शुरुआत करता हूँ। तो चलो मेरे दोस्तों, बच्चों, प्यारे बच्चों, एक एससी वर्मा के एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है जिसको समझने बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए। ए प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10 का पावर 6 मीटर, ये भी है, ये भी दिया हुआ है, हॉरिजेंटली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये है ईस्ट, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट फेंका गया, यानी इधर फेंका गया। प्रोटॉन को ईस्ट टू वेस्ट हॉरिजेंटली फेंका गया। चलिए, और कितना वेलोसिटी से फेंका गया, ये वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ स्ट्रेंथ इतना, बी भी दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये वाला टेस्ला में, एग्जिस्ट इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकल अपवर्ड, ऊपर की तरफ, सॉरी, ये वर्टिकल ऊपर की तरफ, अब नीचे तरफ समझ रहे थे, ये बी का डायरेक्शन है। तो आप जानते हो जे ए वाला है, भी है इधर, अब बी है जस्ट ऊपर, ये है क्या, ये इधर से इधर गया चार्ज प्रोटॉन, अब वेलोसिटी है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 बनेगा। ये है बी, ये है स्पीड ऑफ भी, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया, 90, इतना मालूम हो गया। तो ये मालूम हो गया। अब क्या निकालना है, फाइंड द फोर्स। फोर्स कितना, फोर्स के लिए फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू भी बी साइन थीटा। तो सारा चीज़ तो मालूम हो गया। क्यू कितना है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, ई होता है, भी होता है, बी होता है, साइन 90 लिख दिया। ई का मतलब क्या हुआ, 1.6 10 का पावर 19 कूलम। भी कितना दिया हुआ है, 3 × 10 का पावर 6,
बी कितना है, इधर है 2 × 10⁻³ और एफ बी हो गया क्या, मैग्नेटिक फोर्स, तो न्यूटन है ना होगा इतना फोर्स। इसको कैलकुलेशन करना है तो कर देता हूँ। तो देखिए 3 दूना 6 और 16, 16 छक 96, इतना आ गया। 3 दूना 6 और 6 में 1.6 है तो 9.6 हो गया। अब 10 का पावर जोड़ता हूँ, 10 का पावर 19 और 3 22 और 22 में 6 घट जाएगा तो -16 आएगा, इतना न्यूटन हो गया। तो ये बी निकल गया। अरे वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ, डायरेक्शन छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब क्या है दूसरा पार्ट, एक क्वेश्चन नंबर ए हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, बी, व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, फोर्स बटा मास। फोर्स बटा मास बहुत आसान, 9th क्लास में फार्मूला पढ़े हुए, न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ क्या है, F = ma है ना, फार्मूला निकालता है ना, तो उसका यूज करता हूँ। तो हमारे पास आ गया एफ बी नंबर क्वेश्चन के लिए F बराबर ma होता है, तो A बराबर क्या होगा, F बटा m होगा। फोर्स तो निकल गया ना, क्या निकला है 9.6 10 का पावर -16 m कितना है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10 का पावर -27 kg, यही ना होता है। तो 1.67 10 का पावर -27 kg, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं ना 9.6 और 1.7 कर देता हूँ और 10 का पावर है 27 क्या हो जाएगा प्लस 27 प्लस -16, तो इसको करो तो 96 में 17 से करेंगे तो 17 × 5 = 85, 5 बार लगेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा 1 आएगा 0, 17 छक 7300 102, 8 आएगा 0, 17 × 5 = 85, 5 ले लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आपको आ गया 5.65 10 का पावर क्या होगा 16 11 ना जी, ठीक है 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया। तो चलिए इस तरह से हम बहुत सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो फार्मूला याद रखिए और बहुत सारा क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो बताया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो गया, उसका एसआई यूनिट क्या हुआ, कितने यूनिट हुआ 3 यूनिट। एक हो गया आपको न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, दूसरा हुआ टेस्ला, तीसरा हुआ वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसके बाद ये CGS यूनिट हो गया गॉस। दोनों में क्या इंटर रिलेशन है, तो ये है। तो आपको जो हमारा टेस्ला है बड़ा यूनिट होता है, तो इसके लिए हम 10 का पावर छोटा यूनिट को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे हमारा कैपेसिटर में क्या आता है, फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, उसी तरह यहाँ पर भी ये टेस्ला बड़ा यूनिट है। तो 10 का पावर -5 टेस्ला का हम जनरल एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। छोटा यूनिट लगाएंगे, छोटा यूनिट का यूज करके बनाएंगे। तो ये इस टॉपिक्स में मैग्नेटिक फील्ड में हमको इतना जानना ज़रूरी था, और बाकी सारे क्वेश्चन तो हम वेक्टर का थोड़ा सा रूल जानते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा देख लीजिएगा। दूसरे मेरा भी वीडियो है क्रॉस प्रोडक्ट, या बहुत सारे अदर टीचर्स का भी है, तो मेरा वीडियो आप देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो आपको थोड़ा वेक्टर की आइडिया रहेगा और ये फार्मूला कंसेप्ट रहेगा, तो सारा न्यूमेरिकल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स पर रिलेटेड आप बहुत आसानी से बना देंगे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा बताया हुआ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा लगा। मैं रंजीत सिंह राजगीर PTGM SBM का एक टीचर हूँ, और मैं बनाते रहता हूँ बच्चों को देने के लिए, और जो बहुत सारे अदर टीचर हैं वो भी बनाते हैं। तो मेरे द्वारा जो बताया हुआ टॉपिक्स होता है मैं बहुत सिंपल लेवल से कमज़ोर बच्चों के लिए बनाता हूँ। तो छोटे छोटे मैंने कमज़ोर बच्चे जो इनिशिएट कर रहे हैं, अपना फिजिक्स की पढ़ाई को शुरुआत कर रहे हैं और थोड़ा नीट लेवल में जाना चाहते हैं, उसके लिए मेरा वीडियो बहुत लाभदायक होगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। मेरा जो लेवल होता है बहुत 0 लेवल से मैं लेकर चलता हूँ।
तो मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा बताया हुआ टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल रंजीत सिंह के क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इससे लाभ उठाइए। थैंक यू।